सर गिल्ट हुआ आपको छोड़ने का वाइफ को ऐसी कंडीशन में? गिल्ट भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि मैं जो आगे जिस चीज के लिए छोड़ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके तरफ से भी सपोर्ट था। इनको भी बड़ा अच्छा लगा कि आप आर यू ओके मैम? क्योंकि ये थोड़ा सा उनका एक संघर्ष वाला टाइम था। वो ग्रैंडफादर थे, बहन छोटी वाइफ थी। पार्टनर कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो सके, लेकिन स्पाउस की कमी तो जो महसूस होती है। खुश हुई कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। मैंने कहा मुझे इसी बीच में जाना है। उसके पहले मिसकैरेज में का 2 हो गया था, तो वो भी थोड़ा वरीड थी। तो बड़ी बेसिक जनरल वार्ड का बिस्तरा है, कोई चाय पिला दिया, खाना हॉस्पिटल का मिल गया। तो ये बड़ा संघर्ष करके रही। और मैं ट्रेनिंग में चला गया, तो मैं छुट्टी अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि तुम कल को सियाचिन पे हो और छुट्टी नहीं मिली तो क्या करोगे। Welcome to Shivani Sadhu's podcast, where we have conversations on relationships, power and human side. आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनकी लाइफ एक एक्शन मूवी से कम नहीं है, but for him it was simply the line of duty. Let's welcome Narendra Nath Dubey ji, ex-BSF retired DIG and also Kirti Chakra awardee. He was the one who led the mission from the front and brought justice to the nation by killing the mastermind of 2001 parliament killing, Ghazi Baba. We are equally honored to have another special guest, Mrs. Dubey, his life partner, confidant and partner in crime, और जिन्होंने हर कदम पे उनका साथ दिया। और इन दोनों की पार्टनरशिप ने हमें ये सिखाया कि ब्रेवरी सिर्फ बैटलफील्ड पे थोड़ी देखी जाती है, इट्स ऑल्सो सीन इन द पॉकेट्स ऑफ लव, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स वेलकम देम बोथ। का जन्म गोरखपुर में हुआ था और आपके जो ग्रैंडफादर थे वो इंडियन आर्मी में थे। और मैंने सर किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया अपने एजुकेशन को लेके। सर वुड यू लाइक टू शेयर? मेरे ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी में थे, INA, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसकी स्थापना की थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसकी स्थापना उन्होंने भारत के बाहर किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये मंजूर नहीं था कि इस तरह का कोई मूवमेंट इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हो। तो ग्रैंडफादर बहुत अर्ली एज में गांव छोड़ के चले गए थे, इतना अर्ली कि मेरे फादर को 12 दिन का छोड़ के गए थे। तो माय ग्रैंड मदर डिलीवर्ड बेबी, आई मीन हुज माय फादर ऑब्वियसली, और 13th डे गाँव छोड़ के चले गए, क्योंकि उससे पहले उन लोगों का प्लान था। उन लोगों का बोले तो उनके कजिन थे who was elder in age, लेकिन पद में वो इनके भतीजे लगते थे, और एक और थे 3rd पर्सन गांव के। तो इनको कुछ लोगों ने प्रेरित किया और एक गांव छोड़ के लोग चले गए। गांव जब छोड़े तो मेरी ग्रैंड मदर वॉज ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज विडो। ग्रैंड मदर तो जो थी उनके ये हस्बैंड थे ही, फादर पैदा हुए थे। वन स्मॉल बेबी इन द हाउस। तो लोग जब गए तो इन्हें कुछ डेस्टिनेशन का आइडिया नहीं था, तो दे वर टेकन फ्रॉम शिप फ्रॉम कोलकाता फर्दर, और बैंकॉक ये लोग पहुंचे। और बैंकॉक थाईलैंड पहुंचने के बाद इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। तो मेरे ग्रैंडफादर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में थे, और इनके कजिन जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोपोगेंडा में थे। आप इसे समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वारफेयर, 2nd वर्ल्ड वार, 1st वर्ल्ड वार, इंडियन नेशनल आर्मी, एजेस से ये एक जियो पॉलिटिक्स और मिलिट्री का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, जिसकी कि हम आजकल बड़ी चर्चा करते हैं। एंड 3rd पर्सन ज्वाइंड इन मोटर ट्रांसपोर्ट पूल।
और ये 1940 से लेके 1946 तक थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई फार्मोसा में एयर क्रैश में 1946 में। उस डेथ के बाद से आपको मालूम है इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंड हो गई और ट्रूपर्स जहाँ जहाँ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से जो भारत में घुसने की कोशिश की थी, अराकान यूमा, गारो, खासी, जैंतिया, जो पूर्वोत्तर राज्यों से एंटर करना था म्यांमार होकर के, तो जो जहाँ गया वहाँ वो सरेंडर हुआ, उनको जेल में डाला गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार लोग हार गए। ब्रिटिशर्स, जापान तो बहुत ही पीक पे था। एंड ग्रैंडफादर को म्यांमार में मांडले जेल में डाला गया। मांडले जेल से जब ये लोग छूटने के बाद इनको वतन वापस आना था, क्योंकि जाते कहाँ, इंडियन नेशनल आर्मी तो डिसबैंड हो गई थी और घर में किसी को कोई खबर नहीं थी ये कहाँ है। सर कितने टाइम वो जेल में थे? वो जेल में थे करीब 14-15 मंथ्स। ओके, एंड वाज इट टॉर्चरस? इट वाज टॉर्चरस लाइफस्टाइल वाइज, क्योंकि पूरा वो ह्यूमिड टेरेन में म्यांमार आता है। बेसिक कम्युनिटीज बड़ी ही बेसिक थी और ये युद्धबंदी थे लोग तो कैदियों की तरह से रहते थे। और जब छूटे और यहाँ के लिए आने के लिए, तो इनके पास कोई जानिब, कोई डायरेक्शन, कोई रिसोर्स तो था नहीं। जो कपड़े पे वर्दी थी, खाकी कपड़ा था, वो डाला इन्होंने और वेबले स्कार्ट पिस्टन पर रिवॉल्वर होती थी। और इनकी ट्रूपर्स ने, इनके कोलीग्स ने कैसे मैनेज किया वो सब वेपन इनको दिया, बिकॉज वंस ही रीच्ड विद वेपन। तो गांव में आए और गांव में पहले ये नहीं था कि कोई 5 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर से कन्वे कर दे कि somebody is coming। अब तो कम्युनिकेशन है। उस समय ये था कि जब आदमी स्वयं साक्षात डायरेक्टली सामने पहुंचा तो पता लगता था। अच्छा, इसीलिए लोग कहते थे मेहमान, अतिथि, कि जिसकी तिथि का पता ही नहीं है, मतलब एनीबॉडी अपीयरिंग इन हिज गेस्ट। तो अपीयर हुए और सीधे इन्होंने अपनी मदर को सैल्यूट किया और जय हिंद बोला। तो जय हिंद ही उनका नोन नेम था मेरे एरिया में, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख भी रहे, सरपंच भी रहे। और जब ये बोला तो मेरे फादर 6 साल के हो चुके थे और वो बाहर, वो उनके कजिन खेल रहे थे। तो मेरे ग्रैंडफादर को मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने मेरे फादर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि दिस बेबी इज योर्स। क्योंकि आप 12 दिन के बच्चे को 6 साल के बाद कैसे पहचानेंगे? सर आपको वो याद है वो मोमेंट? नहीं, मुझे कन्वे करते, मुझे वो लोग कथाओं में सुनाते थे। और जो जब से याददाश्त मेरी है 5 साल 6 साल जो भी कह लीजिए, उसके बाद से ये था कि वो एक अनडिक्लेयर्ड नेता थे। उनको नेताजी भी कहते थे कि सबके डिस्प्यूट सुलझाना, खेती बाड़ी के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा वहां होते थे, फैमिली डिस्प्यूट सुलझाना, 2 परिवारों में झगड़ा हो गया, 2 ब्रदर्स के अंदर डिवीजन हो रहा है, तो हर जगह मीडिएशन करते थे और बिना क्रिमिनल केस के और बिना कोर्ट गए वो सुलझाते थे और 3 घंटे 4 घंटे बाद वापस आ जाते थे। अच्छे कई एकर्स के झगड़े सुलझाते थे और लोग उन्हें एक पब्लिक फेस के तौर पे ले जाते थे कि आपके डिसीजन का वैल्यू है। आप जो इस तख्त में बैठ के बोल देंगे ना, वो सारे मान लेंगे। तो मैप, नक्शा, पेपर लेना, मेजरमेंट के लिए जरीब लेना, नाप करवाना, मेजरमेंट कि भाई यहाँ कई जगह तो उन्होंने अपने पैर से बोला कि यहाँ तुम्हारा खूंटा गड़ेगा तो वहीं गड़ेगा। दोनों पक्ष मान लेता था, कहता था कि आप जो कह रहे हैं चाचा वो सही कह रहे हैं। तो वो एक बड़ा भारी, बहुत सारा एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। कोर्ट कचहरी नहीं, पुलिस स्टेशन में भी FIR नहीं दर्ज होती थी। अगर दर्ज हो गई तो थानेदार घर पे ही आते थे, कहते थे कि क्या करना है नेताजी बताइए। दोनों पक्ष को बुला लेते थे, उनको 4 डांट टपट लगाई, उनको लगाई, जो गलत है उसको गलत कहा, जो सही है उसको सही कहा, वार्निंग दी, झगड़ा खत्म। सर आपकी एजुकेशन के क्या चैलेंजेस रहे व्हाइल ग्रोइंग अप? के चैलेंजेस ये रहे कि क्योंकि तब तो इतने एवेन्यूज थे भी नहीं। हम तो शिवानी जी पढ़ लिए बस। ये काफी अच्छा पढ़े सर। गांव में कोई एजुकेशन सेंटर था नहीं। मेरे ग्रैंडफादर, वो एक संस्कृत विद्यालय था करीब 14-15 किलोमीटर, वहां जाके पढ़े थे और बाद में बनारस चले गए। मेरे फादर भी बनारस जाके पढ़े कहीं रह हुए के। जब मेरा टाइम आया तो गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल 1st से लेके 5th तक का खुल चुका था। तो वो प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी ग्रैंडफादर और इनके कजिन जो
जेल से छूट के आए, इन दोनों की कोशिशों से ही आया, क्योंकि उतने बड़े गांव में, मेरा गांव बड़ा इंटीरियर में था, मेरा गांव सुविधा के तरीके से बहुत डिजर्व नहीं करता था ये सारे इंस्टीट्यूशन, लेकिन इन लोगों के प्रभाव से हमारे गांव में आया। तो उस प्राइमरी स्कूल में लोगों को पढ़ते हुए देखते थे, तो तब तो कोई नर्सरी, अपर केजी, केजी था नहीं, सीधे फर्स्ट में एडमिशन होता था। और फर्स्ट में एडमिशन के पहले की जितनी सिखलाई वो फैमिली में होती थी। तो हम लोग इनिशियल बिल्डिंग अप ऑफ एजुकेशन विद इन फैमिली है, क्योंकि परेशानियों में हम बेशक रहे, बड़े ही रिमोट और इनहॉस्पिटेबल एरिया में रहे, लेकिन एजुकेशन के लिए अवेयरनेस थी। और उसके लिए था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना तो हम भूखों मर जाएंगे, हम किसी काम के नहीं होंगे। तो सीधे फर्स्ट में दाखिला हुआ। दाखिला क्या था, एक कच्चा बरांडा था, उसमें एक बच्चे से दूसरा बच्चा सट के बैठता था, नीचे टाट पट्टी होती नहीं थी, घर से फटे हुए गनी बैग आप लाइए, इंक घुलता था, उसमें से भर लीजिए, और सरकंडा होता था, उसको हम लोग ब्लेड के टोपाज ब्लेड से उसको शार्पन कर लेते थे, डुबो के लिखते थे। पेन तो आया ही नहीं था उसमें गांव में, नो फाउंटेन पेन। तो पढ़ाई तो हम ऐसे डिफिकल्टी से करके निकले कि छुट्टी होने का भी टाइम घड़ी नहीं पता होता था। वो जो बरांडा का शेड था ना, वो शेड जहां पड़ता था उससे टाइम का अंदाजा लगा देते थे, वो लाइनिंग खींच रखे थे कि शेड जब यहाँ आएगा 4 बज गए हैं, मतलब। तो जाड़ा और गर्मी में टाइम चेंज होता रहता था। तो सारे बच्चे बरांडे में आते नहीं थे, 1/3 अंदर होते थे, बाकी बाहर बैठते थे, पैदल जाते थे। 10th बोर्ड कर लिए, 10th बोर्ड किए ही नहीं, टॉप किए, विद ऑनर पास हुए। यूपी बोर्ड के मार्क्स बड़े मुश्किल से मिलते थे, और क्लास 8वीं से ही टॉप करता था मैं, तो 15 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, 180 रुपए कच्चे के 1 साल का। 9th किया, 10th किया। सब्जेक्ट्स की कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वहां उन सब्जेक्ट्स को मान्यता नहीं मिली थी, रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके टीचर्स नहीं मिलते थे। जिन जिन सब्जेक्ट्स के टीचर होते थे वही रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट था। तो करते कराते 10th बोर्ड हो गया। फिर हमने बोला अब तो मैथ और साइंस भी छूट जाएगा। तो उससे फर्दर 6 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था जहाँ इंग्लिश था। तो हमने फादर से बोला कि अब हम तो वहां जाएंगे। वहां गए, वहां से बोर्ड कर लिया, वो भी टॉप किया अच्छे मार्क्स से। आपने फिर जेएनयू से मास्टर्स किया? जेएनयू से मैं कर नहीं पाए, यानी उसकी कशिश रही। अच्छा। जेएनयू से मैं फिर दीनदयाल उपाध्याय गोरख यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। मेरा ग्रेजुएशन में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। हम 8 भाई बहन थे, 8 लोगों को पिताजी हमारे खुद मुदर्रिस थे, इंटरमीडिएट कॉलेज में थे। ही वाज द ओनली कैश अर्निंग पर्सन। ग्रैंडफादर को पेंशन मिलती थी थोड़ी सी। खेती वेती हम लोग की बहुत थी, आज भी है। हम लोग लैंड रिच थे, लेकिन माइंड में वो गांठ थी कि लैंड को कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होते थे। मतलब 1 इंच जमीन बेचनी नहीं है, मर जाना है तो भी नहीं बेचना है। सच्चाई है, जो घर में है वही खाना है आपको। कोई सिस्टम तो था नहीं कि बाहर से एक छोटी सी शुगर कैंडी भी नहीं मिलती थी। गांव में जनरल स्टोर ही नहीं था, डिस्प्रिन नहीं मिल सकता था। किसी को सिर दर्द हो, किसी को अगर मछली आ रही है तो नींबू भी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 4 मील दूर। और नदी भरी हुई है, 5 बजे के बाद मल्लाह नहीं होगा, लकड़ी की नाव चलेगी नहीं, ब्रिज था नहीं, कलवर्ट था नहीं, काफी चैलेंजेस थे। बट इनअनसेटेड इन द वाटर। के ब्रदर एक्सपायर हो गए थे जी, बड़े भाई। वो क्या स्टोरी थी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं? वो मुझसे 1.5 साल ही बड़े थे। माँ बताती थी कि तुम बहुत छोटे ही थे, बल्कि तुम पैदा हुए थे कुछ महीने के थे, माँ दोबारा फैमिली वे पे हो गई। तो मेरे और मेरे बड़े भाई के, मैं 63 बार हूँ, वो दिसंबर 61 थे। तो मुझसे 1 साल 4 महीने बड़े थे। तो बचपन में दोनों बड़ा सिमिलर दिखते थे, क्योंकि 1 साल 4 महीने का अंतर था 2 बच्चों में। तो तब टाइम ये होता था कि फूआ, बहन, मामा, नाना का परिवार है, तो क्लोज निट होते थे। तो माँ ने बोला बड़े वाले को ले जाओ, तो हमारे भाई को ले जाओ। तो मैं बड़ा रोया, बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा मुझको क्यों नहीं ले जा रहे हैं। वो गए और शायद हाईवे पे आम गिरे थे, उनको पिक कर रहे थे, खेल वेल रहे थे। तब तक एक एम्बेसडर कार उनको हिट कर गई। खबर का कोई सिस्टम था नहीं। तो मामा के परिवार वालों ने चेज वेज किया, तो आगे जाके एक तराना नदी है, वहाँ वो टैक्सी ड्राइवर को इन्होंने पकड़ा उकड़ा, जो भी था। बट बाय दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी ही डाइड। उनको सिविल हॉस्पिटल गोरखपुर ले गए। तब तक गांव खबर आई मेरे। जब तक खबर आई तब तक ऑलरेडी जो होना था हो चुका। तो मुझे याद है कि माँ
को कैसे गोरखपुर ले जाया जाए, 42 किलोमीटर दूर, और जिसमें 12 किलोमीटर कोई साधन नहीं था। फैमिली के लिए काफी ट्रैजिक रहा होगा। हाँ, तो फिर गांव के मल्लाह को लेके गांव के साइड वाले नदी से पार कराए, उस पार। मैं तो छोटा था, माँ वहां से पैदल गई खोड़ीराम, और उसके पैर में एक जगह कुछ चीज चुभ गई, जो उसका आज भी वो पार्ट, जिसको कि कहते हैं कॉर्न बोलते हैं आज की भाषा में, कि पैर में हो जाए तो गांठ, आज भी उसको याद है। वो कहती है कि मेरे को तब चुभा था। तो कौड़ीराम से 30 किलोमीटर दूर वो बस से गई, जब तक गई तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था। उसके बाद ये आए, तो मुझे याद है जब लौट के आए तो उससे पहले मेरे भाई को टेटेनस हो चुका था एक बार। वो थोड़ा कहीं कुछ कट वट हो गया था, तब ATS स्टिक बैग लगाने का कोई सिस्टम नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, और अवेयरनेस होती भी तो 24 घंटे के अंदर कोई लगाने वाला नहीं मिलता था। तो फिर वो इतना मुझे सीन याद है कि जब लौटे तो पूरा परिवार बहुत बुरी तरह से रो रहा था, और सब लोग, एवरीबडी वाज लैमेंटिंग बाहर। तो मैं भी खोज रहा था भाई को, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल साथ ही सोते थे। वो झटका बहुत दिन तक रहा, इतना रहा कि कुछ माइंड पे भी इसका असर रहा मदर के, कि मुझे उन्होंने प्रयाग नहीं भेजा पढ़ने के लिए। हाँ, मैं यही पूछने लगी थी, क्योंकि उनको हाईवे से डर लगता था। एक वर्ड बोलती थी कि एक गया और उस सड़क पे मर गया, तो तुम भी मरना चाहते हो क्या? ये उनके दिमाग में बहुत दिन तक रहा। तो हम लोग कभी सिटी की तरफ आते थे तो शाम तक वेट करते थे कि कोई गाड़ी मार जाएगी। मैं BSF में हुआ तो मैंने कहा माता जी अब मुझे कब तक रोक सकेंगी, अब तो मैं ऐसे नौकरी में चला गया। शी इज स्टिल अलाइव, रोज रात को मेरी बात होती है, तो कहती है देखो हमने कोई सोचा नहीं था कि तुम मतलब ये सब चीजें होंगी जिंदगी में। तो मैंने कहा तो भगवान कृष्ण को भी यशोदा जी को एक दिन गोद के बाहर करना पड़ा ना। तो इन संघर्षों से हम पढ़े लिखे हैं। सर, क्या ये सच है कि आपके एक दोस्त ने आपको बोला कि यूपी पुलिस के एग्जाम दो, आपने घर पे अपने फादर से परमिशन ली और उन्होंने आपको जाने दिया और आपके एग्जाम क्लियर हो गए? हरिप्रकाश दुबे करके एक लड़का था, हम लोग सब हॉस्टल में थे, और अरुण राय मेरे कुलीग, अशोक तिवारी। तो 1984 में आई स्टिल रिमेम्बर कि मिसेस गांधी वाज असैसिनेटेड, और मेरे चाचा जी की सर्जरी थी। तो मैं तब तक ये वैकेंसी निकली, तो उन्होंने बोला यार तुम अब तुम हॉस्टल में ज़्यादा खींच पाओगे नहीं, क्योंकि मेरी हॉस्टल फीस माफ थी, 12 रुपये पर मंथ फीस होती थी। तो मैं टॉपर था, तो नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी 180 रुपये पर मंथ, और हॉस्टल फीस जो 12 रुपये पर महीने थी वो एग्जेम्प्टेड थी। तो मेरा रूम का किराया लगता नहीं था, 180 और मिलता था। और ग्रैंडफादर पेंशन लेने जब आते थे तो अपने पेंशन से कुछ पैसे हमको देते थे, तो उनकी तारीख फिक्स थी। तो मैं ट्रेजरी पे जाता था, 4 और 3:30 बजे उनको पेंशन मिल जाती थी, तो कुछ उससे पैसा दे देते थे। फिर वो उत्तर प्रदेश रोडवेज का उनका फ्री बस का पास होता था ट्रेवल का, इंडियन नेशनल आर्मी के होने के नाते। फिर वो गाँव चले जाते थे, तो मेरा काम चल जाता था। अब हॉस्टल के 83 मैंने मास्टर्स कर लिया 20 इयर्स के एज में, तो हॉस्टल आपको खाली करना पड़ेगा। तो जस्ट टू कवर अप माई रूम मैंने B.Ed में एडमिशन ले लिया। B.Ed में दाखिला लिया तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया। तो कमरे पे मेरा अधिकार बरकरार रहा कि भाई ये तो बोनाफाइड स्टूडेंट है, बट आगे क्या करूं? आगे तो नौकरी चाहिए। 84 में ये वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया। एक हाथ में मेरे बॉयल हो रखा था, फिजिकल टेस्ट था, गए तो कमेटी थी, उन्होंने बोला कि तुमको पुशअप करना है, 50 पुशअप हाथ के बल पे करना था। तो मेरे हाथ से ऊजिंग हो रही थी पस की। तो प्रिसाइडिंग अफसर कोई भला आदमी था, उसने बोला कि एक हाथ से कर सकते हो? मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने एक हाथ से किया, शायद मैं 50 कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। उसने बोला ओके गेट अप, आई नो यू कैन डू इट। मे बी ही वांटेड टू सी द इंटेंट, आई थिंक। फिर मैं आई वाज नॉट वेरी सीरियस, पास हो गया, रिटर्न पास हो गया। अचानक चिट्ठी आ गई कि अब दूसरा, मेरी शादी 83 में हो गई थी। मोहतरमा अभी भी मैम क्यों आऊंगी, मैम कहीं बोर्ड ना हो रही हो। शादी हो जाने के बाद, ये शादी भी हो जाने के बाद हमारे यहाँ सिस्टम था कि कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो शादी में कम उम्र में होती थी, बहुत तुरंत नहीं आती थी आपके पास। और उस छुट्टी के बाद मेरी ड्यूटी, एंटी डकैती ड्यूटी बांधा रीवा बॉर्डर पर। क्या करूं मैं, इनको छोड़ के मैं चल दिया। आया मैं अब ये गांव पे, ऐसा गांव जहाँ कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, मतलब बहुत खराब लगता है बताने में, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं थी। और इनका टोटल ट्रायल पे थी ये, क्योंकि वो इरादा था कि
आपके इलाज के ट्रायल पे आप हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड फादर भी थे, यानी मेरे माता पिताजी के भी माता पिताजी थे, चाचा चाची थे, ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे से छोटे सारे भाई बहन भी थे, तो इनके पास शी हैड गॉट अ कंप्लीट प्लेटून टू लुक आफ्टर। और जो सबसे बड़ी बहू होती है उसके क्वेश्चन पेपर सबसे टफ बनाया जाता है घरों में, तो ये उस टेस्ट पे लगी। मैम, सर से आप पहली मीटिंग कैसी थी आपकी? तब आपको मालूम था कि ये यूपी पुलिस में है? हाँ, और जो पॉसिबल डेंजर्स होते हैं चिट्ठी के थ्रू। अब मिले इनसे पहली बार जब? हाँ, मिले भी। कैसी थी वो meeting? आपको याद है ये तो कुछ? बात भी नहीं करते थे, मिलते भी थे तो कहाँ बात कर पाते थे। तो बहुत उस समय ऐसा था कि क्या बात करें, कुछ समझ नहीं आता था। बात नहीं करते थे, पर इतना पता है क्या ट्रेनिंग में जा रहे हैं। ज्यादा मिले भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो वहां तो मैं जा नहीं सकता था। माता जी मिली, मिलने के बाद उन्होंने मुझे आगे बता दिया कि बहू ठीक है, वो चली गई गांव। तो हमारे दोस्त बोले माता जी तो चली गई गांव, अब तुम कोई तरीका निकाल के मिलाओ। तो जब मैं इनसे मिलने गया तो वहां बिजली चली गई, शाम का टाइम, ना माए ने, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये देखा कोई एक लड़की का साया दिखा या कुछ रफली एक कोई लेडी है। इन्होंने मुझे जो देखा होगा तो ये खुद बताएंगी। मैम, आपने लाइट बंद करके क्या सोच रहे बंद की नहीं, वो तो मैंने मजाक में बोला, लाइट चली गई। लाइट चली गई। और मतलब चोरी से भाग के आए होंगे, मिलने तो इनको भी जल्दी थी, तो एक दूसरे ले गए। फिर हम शकल भी नहीं देखे एक दूसरे का। फिर आपने शादी के टाइम पे देखा इनको? शादी के टाइम में देखा, पहले कैसे होता था शादी बारात के में टाइम? बिल्कुल। हाँ जी। और उसमें मैडम 2 जुलाई का दिन था। मुझे लगता है इंद्र भगवान उतना किसी दिन नहीं बरसे होंगे। कैमरा एक तय किया था, कैमरामैन भाग के आधी में उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया वो। मेरे शादी की एक फोटो नहीं है क्योंकि कैमरामैन ही गायब हो गया। गांव की शादी मिलना बहुत बड़ी बात थी। गांव की शादी थी, हाईवे से आया कौन, एक जीप पंचर हो गई। खैर किसी तरह से शादी वादी बैठे, आंगन के अंदर शादी हो रही थी। शादी हो रही थी, इतना बारिश हुआ कि गौरी गणेश नवग्रह बह गए सब उसी मतलब वो जो आपका आंगन है। शादी वादी हो गई। शादी के बाद गांव इतना बड़ा, इनका पिक्चर देखने का कोई चॉइस वगैरह तो होता नहीं था। तो एक पिक्चर लगी थी, तो अब पिक्चर देखने कैसे, चोरी चोरी जाना है, यानी मतलब ये कहीं से आएंगी, मैं कहीं से पहुंचूंगा, कोई एक रफली टाइम होगा। पिक्चर हॉल में बैठे पिक्चर देख रहे हैं, जो इंटरवल हुआ लाइट जली तो पीछे मेरे मामा का लड़का बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि यहाँ भी हालात मेरे फॉलो ही कर रहे हैं, मतलब पता नहीं। कह रहा भैया वो कुंवर नाम है, अभी अमरेंद्र नाथ द्विवेदी नाम है। सर, यूपी पुलिस से बीएसएफ तक कैसे पहुंचे? वो इसलिए पहुंचा कि मैं वहाँ ग्रुप बी सर्विस में था। और मैं ऐसा मैं मानता था। ग्रुप बी सर्विस क्या होती है? ग्रुप बी होती है नॉन गैजेटेड इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, दे कम अंडर ग्रुप बी कैटेगरी। ग्रुप ए होता है डीएसपी एंड एबव। तो मैं भी ऐसा सोचता था, सारे कोलीग भी सोचते थे कि प्रॉब्ली यू डिजर्व अ बेटर डेस्टिनेशन। तो मेरे एक कोलीग थे सीनियर एक बैच के, अनिल मिश्रा, मुझे देखे और मुझे ऐसे पकड़ लिया गुस्से में, बोला तुम इसे फाड़ के फेंक दो, यू ट्राई फॉर बेटर सर्विस। बड़ा मुझे awkward भी लगा, मैंने कहा अप्रिशिएट भी नहीं किया, सुना इन्होंने दिया। तो मैं ट्राई कर रहा था। नौकरी पीरियड में ही मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, अप्लाई किया। बमुश्किल हमको फिजिकल के लिए छुट्टी मिली। मिस्टर प्यारेलाल IPS हमारे कमांडिंग अफसर इलाहाबाद में थे, उनको मेरे इंस्पेक्टर ने रिकमेंड किया, कुछ सिफारिश लगाई, तो मुझे 2 दिन छुट्टी मिली। हजारीबाग गया, एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक हो गया, रिटर्न रिजल्ट आ गया। फिर मुझे लखनऊ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। तब तक 86 की बात है ये। 86 में ये मेरे पास आ गए इलाहाबाद, और मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी मिल गई, बहुत बाहर फील्ड में नहीं था। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ मेरी ड्यूटी लग गई। शी वॉज अंडर ट्रीटमेंट आल्सो। वो एक फेज चल रहा था कि एज अ कपल वेरी स्ट्रगलिंग, मेरी सेटल्ड लाइफ थी नहीं, बहुत फैसिलिटीज नहीं थी, शी वॉज ऑल अलोन, कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे। तो 86 तो इन्हीं संघर्षों में गुजर गए। 87 स्टार्ट में जब मेरा रिटर्न वगैरह क्लियर हुआ, देन शी कंसीव्ड। अब ये एक नया चैलेंज आ गया कि नाउ शी हैज टू बी एन रेगुलर फॉलो अप टू द हॉस्पिटल। तो वहाँ सरोजिनी नायडू, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद,
वहाँ मैंने इनको एडमिट किया। डॉक्टर ने बोला कि इनको बिगिनिंग मंथ से ही एडमिट करिए, बिकॉज अगर आप लास्ट में लाएंगे मिसकैरेज के चांस होंगे। मेरी बहन आई, मेरे ग्रैंडफादर आए, फादर नहीं ग्रैंडफादर की बहू एडमिट है। तब तक मेरे सिलेक्शन की चिट्ठी आ गई। गांव से फ़ोन आया, या फ़ोन तो नहीं था, चिट्ठी उट्ठी आई, फ़ोन तो था ही नहीं, कि एक आया है पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ फॉर्म भरे थे क्या, मैंने कहा, बोले उसमें हो गया है और वो पुलिस वाले आए हैं। हमने कहा थोड़ा उनसे अच्छे से दोस्ती करके मिल लेना, चाय वाय बढ़िया से पिलाना, वेरिफिकेशन हो गया, चला गया। तब तक चिट्ठी आ गई कि आपको 1 अक्टूबर 87 में ट्रेनिंग में जाना है। ये बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे, फरवरी में कंसीव की थी शायद, तो ये हॉस्पिटल बेड पे मुझे ट्रेनिंग में जाना BSF 1 अक्टूबर से, और अभी भी इनका करीब 6 हफ्ता रह गया था, यानी 6 वीक्स अभी बाकी था डिलीवरी में। तो मैं इनको हॉस्पिटल बेड पे ही छोड़ के बुंदेलखंड एक्सप्रेस से चल पड़ा। सर गिल्ट हुआ आपको छोड़ने का वाइफ को ऐसी कंडीशन में? गिल्ट भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि मैं जो आगे जिस चीज के लिए छोड़ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके तरफ से भी सपोर्ट था। इनको भी बड़ा अच्छा लगा कि आप आर यू ओके मैम, क्योंकि ये थोड़ा सा उनका एक संघर्ष वाला टाइम था। तो ग्रैंडफादर थे, बहन छोटी वाइफ थी, पार्टनर कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो सर, Yes. लेकिन स्पाउस की कमी तो महसूस होती बड़ा है। खुश हुई कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। तो मैंने कहा मुझे इसी बीच में जाना है। उसके पहले मिसकैरेज में उनका 2 हो गया था, तो वो भी थोड़ा वरीड थी। तो बड़ी बेसिक जनरल वार्ड का बिस्तरा है, कोई चाय पिला दिया, खाना हॉस्पिटल का मिल गया। तो ये बड़ा संघर्ष करके रही, और मैं ट्रेनिंग में चला गया। तो मैं छुट्टी अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि तुम कल को सियाचिन पे हो और छुट्टी नहीं मिली तो क्या करोगे, जाओ। छुट्टी नहीं मिली, मैंने छुट्टी ट्राई किया, मेरा इंटरव्यू भी हुआ। यही मिस्टर अयप्पा, जो कुर्ग बोल रहा हूँ, मिस्टर अयप्पा ने ही मेरा इंटरव्यू कराया। तो छुट्टी नहीं मिली एनीवे। तो मैं बोला जो होगा सो होगा, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर पहुंच चुके थे। तो एक दिन ऐसे ट्रेनिंग से हम लोग थके थके आए, तो चिट्ठियां आती थी तो बंटती थी, नाम पुकारा जाता था, इसकी चिट्ठी, इसकी चिट्ठी, इसकी चिट्ठी। कुछ लोग मजे भी लेते थे, कुछ चिट्ठी देख के, चिट्ठी की शक्ल उकल देख के समझ जाते थे किसकी है, तो वो भी चलता था। तो हमारी एक चिट्ठी मिली ग्रैंडफादर की लिखी हुई। चिट्ठी खोला तो उन्होंने यही लिखा था कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज बहू को रविवार संडे 15 नवंबर 1987 बेटा पैदा हुआ। बेटा ठीक है। तो मैं अभी संगम से नहा के पहुंचा था, तो सोचा तुम्हें मैं खबर दे दूं मतलब चिट्ठी से। तो चिट्ठी 8वें 10वें दिन 12वें दिन आई होगी। अब कोर्स में तो फोर्स की ही ट्रेनिंग होती है। आपने क्या परेशानी रही, क्या स्ट्रगल रहे, वो किनारे की बात है। लेट अस सेलिब्रेट। तो शाम को मैं ब्रीडिंग हिल के ऊपर अप्सरा कैंटीन से कुछ पैटीज आई, तो सॉफ्ट ड्रिंक आया, तो मिठाइयाँ आई। तो हमारे बैच ने पूरा सेलिब्रेट किया, फोटो खींची। अब मैं तो इन्हें कुछ कह नहीं सकता था। बट सर मैम तो अकेली थी ना। अकेली मुझे मैम वो तजुर्बा बताएं। मैम वो पीरियड आपके लिए कैसा था? बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई अंडरस्टैंड कि इस पीरियड में स्पेशली जहाँ पे आपको आपके भले ही पेरेंट्स साथ में हो, इन लॉ साथ में हो, लेकिन स्पाउस की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, चाहे कैसा भी हालात हो। सर मैम वो पीरियड आपने कैसे झेला? मिसकैरेजेस हुए, वो कैसे, वो पीरियड आई एम श्योर पेनफुल रहा होगा एज अ कपल आप दोनों के लिए। आपने कैसे, बिकॉज ये एक लड़ाई लड़ रहे थे, आप दूसरी लड़ाई लड़ रही थी। अर्ली मैरिजेस का नुकसान भी होता है, फायदे भी हैं, दोनों है ना। तो वो रहा हमारे साथ। बताइए। फायदे ये है कि चलिए अब आज की तारीख में सब बढ़िया है, बच्चे बड़े हो गए, सब सेटल हो गए। लेकिन परेशानियां जो था तो अपने पीक पे ही था। बिल्कुल, बहुत परेशानी हुई। बस वो हुआ, बेटा हुआ तो हम चले गए, गाँव चले गए। बेटे से पहले 9 मंथ्स कैसी जर्नी थी आपके लिए? वो तो मतलब हॉस्पिटल का जो एक होता है, आपको पता ही। इमोशनली कैसी थी? इमोशनली तो बहुत ज़्यादा खराब था, मतलब बहुत टेंशन में ही था दिमाग की, ये क्या हो रहा है सब कुछ। मैं अकेली हूँ, ये उधर है। मदर इन लॉ थी साथ में, वो थी मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका एक सपोर्ट था। उन लोगों के वजह से वो टाइम कट गया।
उसके बाद जब हम घर चले गए, गांव चले गए, तो फिर गांव में तो ऐसे ही कुछ याद नहीं रहता, इतना काम होता है, कब आएंगे, क्या है, आने की खुशी होती थी, चिट्ठी का इंतजार होता था कि हाँ अब आने वाले हैं, आएंगे। लेकिन उसमें भी ये रहता था कि आते थे तो कभी ये होता था कि चलते हैं सिटी में, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि तब लिहाज शर्म काफी ज्यादा था कि कैसे बोले फादर को कि हमें जाना है। नहीं होती थी कि मतलब कहे मदर इन लॉ से चाहे फादर इन लॉ कि हम गोरखपुर जा रहे हैं, तो ये कहते थे तुम कहो, मैं कहती थी आपको। फिर हम दोनों कह नहीं पाते थे। और उन लोग पहले के जमाने के लोग थे, उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे का क्या इमोशन है, कैसा। वैसे हमारे टाइम में बहुत छूट मिली थी, मेरी मदर इन लॉ ने जो झेला होगा उतना हमको नहीं किया, उन्होंने काफी हमको छूट दिया। लेकिन फिर भी अब आज के तारीख में अगर सोचे तो फिर भी था ही काफी। तो फिर उन्होंने फिर उनसे कोई भी दवा का बहाना, कोई डॉक्टर का चेकअप, कुछ इस तरह करके फिर हम लोग जाते थे गोरखपुर। उसमें भी ये था कि भी गए तो शाम को आ जाओ, 1-2 दिन जैसे वो रिपोर्टिंग होती थी। हाँ, रिपोर्टिंग होती थी, कंप्लायंस। अच्छा मेरा मन करता था कि मैं जैसे मेरे मायका वहाँ था गोरखपुर में, सिटी में ही छोटा सा एक सेटअप था, मदर फादर वहाँ रहते थे, तो मेरा मन करता था कि मैं जाके वहाँ रहूं। तो लेकिन रह नहीं पाते थे, और एक आध बार रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आई है जैसे बेटी सेकंड बेबी जब हमने, तो 1-2 बार रहे, तो उसमें सब नाराज भी हो जाते थे कि क्यों, इंक्लूडिंग इनको भी बोला जाता था, तो ये भी तब इतनी कम एज में शादी। और मैम तब के मर्दों में इतनी करेज भी नहीं होती थी कि वो बोल सकें कि नहीं शी इज माय वाइफ एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ हर, जो आज के मर्द करते हैं काफी। अब सबसे कायर हम वही होते थे जी। प्यार करते थे बीवी को, लेकिन बोल नहीं पाते थे कि नहीं, उसमें कोई कमी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं था कि अंदर शायद ये भी सोचते होंगे कि भाई हम कर नहीं पा रहे हैं, या हम क्या करें, कैसे हम, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कहने की। सर मेरे यहाँ पे जब सेशन में आते हैं, जैसे फौजी आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ फौजी आप इस रूम के बाहर हो, इस रूम में आप एक लविंग हस्बैंड हो। तो सर कभी आपको ये होता था गिल्ट कि मैं बोल नहीं पाया, कि मैं इतना दूर से आता हूँ पोस्टिंग करके वाइफ से मिलने में मिल नहीं पा रहा हूँ, द वे आई वांट टू मीट हर, आई वांट टू टेक हर, बिकॉज आई वांट टू कीप मेक हर हैप्पी, बिकॉज वी मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वो कभी गिल्ट हुआ आपको? ऐसा होता था, ऐसा होता था, कई बार बहुत खराब भी लगता था, लेकिन ज्यादातर हम ऐसा हो रहा है हम वाइफ को बता नहीं पाते थे, और उसमें लास्ट में हमारी तराजू का टिल्ट जो है पेरेंट्स की तरफ हो जाता था। तो वाइफ कई बार जस्टिस से वंचित रह जाती थी, वाइफ यूज्ड टू बी दी लास्ट प्रायोरिटी, ये भी फील हुआ। बहुत बार आप जाके जीवन के लेटर स्टेज में वाइफ कोई बात आप सफाई भी देते हैं, तो वो स्टेज गुजर चुकी होती है, वाइफ आपके फिर भी उस ट्रॉमा को तो दिमाग में रखती है, और आपको उस नजरिए से इवैल्यूएट भी करती है, क्षमा भी कर देती है, ये भी सोचती है कि हाँ आपने कोशिश तो की, नहीं कर पाए, तो आपको एक्चुअल कल्प्रिट तो नहीं मानती, लेकिन वो गांठ रहती है सर, वो गांठ रहती है कहीं ना कहीं मन में उसके। और वो चीज देखा कि पीढ़ियां लाइफ गुजार देती हैं, बट भगवान सारे संघर्षों में कोई बीच में हैप्पी इवेंट देता रहा, बेटा हो गया, बेटी हो गई, फिर बेटा हो गया, फिर कुछ फिर संघर्ष का टाइम चला, और किसी में हम नहीं रह पाए, बाहर ड्यूटी में रहे। सर मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आप बीएसएफ में आए, तो नॉर्मली बीएसएफ तो अभी ज्यादा पिक्चर में आई, लाइक कुछ सालों से, ऐसा मैं मान रही हूँ। जैसे पहले तो आर्मी या नेवी या फिर आपका इंडियन एयरफोर्स। तो सर बीएसएफ का सोल्जर या ऑफिसर, ही फाइट्स लाइक अ सोल्जर, डाइज लाइक अ सोल्जर, ब्लीड्स लाइक अ सोल्जर, बट ऐसा परसेप्शन क्यों है लोगों का कि इंडियन आर्मी ही सारा काम कर रही है? मतलब पहले इंटरनल सीमाएं नहीं थी, सारे सबकी एक डायनेस्टी थी, लोगों के राजे रजवाड़े थे, उनका एक सल्तनत होता था, और जो भी थी मिलिट्री हुआ करती थी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स और नेवी था नहीं। तो जो हमारे एक कह लीजिए कि जो पूरी लिजेसी है, सबके माइंड में एक आर्मी आर्म फोर्स एक बसा हुआ है, वो अपने जगह अच्छी बात भी है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में भी इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, यही 3 हमारी फाइटिंग फोर्स थी, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगी।
अपनी सरहद सॉवरेंटी के सीमा पे नहीं रख सकते। मिलिट्री का एक अलग रोल है, वार टाइम रोल है, और जब वार नहीं होती है उस दौरान मिलिट्री वार के लिए प्रिपेयर करती है बाय ट्रेनिंग एट पीस लोकेशन। लेकिन 47 में जो जे.एन.के रियासत पे अटैक हुआ, कबाइलीज का वेल सपोर्टेड बाय द रेगुलर्स ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस, तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक ऐसा पड़ोसी है जो हमारे बॉर्डर का टेस्ट हमेशा लेगा, ये कभी भी ट्रायल करेगा, और वही नतीजा है कि पीओके एक पार्ट कश्मीर से कट के चला गया है, जिसको हम आज भी भुगत रहे हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LOAC, which is being primarily defended by the Indian Army, because adversary is China। लेकिन इंडियन आर्मी भी एक्सट्रीम सीमा चौकियों पे 12 महीने नहीं रखी जा सकती, तो इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स एक सीमा की सुरक्षा के लिए फोर्स तैयार की गई। बट हमने पाकिस्तान बॉर्डर पर वो ट्रायल 1965 तक रखा, यानी 18 साल तक हम लोगों ने कोई सीमा सुरक्षा बल नहीं बनाया, ये मानते हुए कि ये जो सरहद है पाकिस्तान के साथ, ये तो सुरक्षित है, जिसका शांति काल में भी रोल है और वार टाइम में भी है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ का रोल था, और आपको पता है कुल 4 कैजुअलिटी ही हुई थी, जिसमें 2 बीएसएफ की कैजुअलिटी। और इस ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के कितने वीर चक्र हैं, कितने वीर चक्र हैं बीएसएफ के, जिन्होंने शहादत दी है 4 दिन की लड़ाई में। और इसमें सीमा सुरक्षा बल की एक भी चौकी, एक भी जवान ने भारत और पाकिस्तान की सीमा चौकी का कोई पार्ट नहीं छोड़ा, ना ही विड्रा होके वो पीछे आए। तो 1965 से ये फोर्स बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, और लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर 700 किलोमीटर प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल में आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के सीमा चौकी पर डिप्लॉयड है। किसी एरिया में 2 सेक्शन बीएसएफ, 1 सेक्शन आर्मी, किसी एरिया में 2 सेक्शन आर्मी, 1 सेक्शन बीएसएफ। और आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में करगिल में बीएसएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में रहा है। और आने वाले टाइम में जब भी देश की सिक्योरिटी को चैलेंज होगा, वो चैलेंज कहां से शुरू होगा? उसी सरहद से शुरू होगा, LOC से। पाकिस्तान के साथ LOC है, दैट्स व्हाई वी आर फर्स्ट लाइन ऑफ defense of India, and we worked along with army, along with army we work with police। और सीमा चौकी तो हमारे इंडिपेंडेंट टेरिटरी है ही है, तो बीएसएफ बड़ी टेस्टेड फोर्स है, और उसी लाइन पे फार्म है जो मिलिट्री फार्म की जाती है। एक्ट एंड रूल हमारा आर्मी एक्ट एंड रूल की कॉपी है, हमारे वेपन वही है, हमारे पास सिर्फ आर्मर्ड नहीं है, बाकी आर्टिलरी बीएसएफ के पास भी है, छोटे वर्जन की है जो लिमिटेड ऑफेंसिव को डील कर सकती है। और भारतीय सेना के बहुत बड़े रिसोर्स हैं हम लोग। भारतीय सेना को जिस दिन कहते हैं ना कि क्लेरियन कॉल होगा, एट द टाइम ऑफ रेकनिंग, वंस इंडिया विल एडवांस एंड विल टैकल पाकिस्तान इन एनी डेज ऑफ हॉस्टिलिटी, बीएसएफ शैल बी देयर इन एंड आउट 24/7/365 एज अ वेरी ट्रस्टेड एंड सॉलिड कलीग। सर, आपका बीएसएफ सोल्जर से लेकर डीआईजी तक का बनने का सफर कैसा था? बीएसएफ की शुरुआत तो मैंने नौकरी की जो की वो थार डेजर्ट राजस्थान से किया। ऐसा राजस्थान जिसका दुनिया के डेजर्ट में नाम है। यूपी गोरखपुर का रहने वाला आदमी, ट्रेनिंग किया ग्वालियर में। तो थार को मैंने ज्योग्राफी में ही खाली पढ़ा था, ज्योग्राफी वाज माय सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। थार कैसा दिखता है, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहाड़ी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो थार एक ऐसा मरुस्थल है जो भारत और पाकिस्तान को बांटता है, सिंध का मेन एरिया। लेकिन उसमें कल मैं ड्यूटी देने पहुंच जाऊंगा नहीं पता था। तो जब 17-18 सितंबर 1988 को जब सबकी पोस्टिंग सुनाई जा रही थी एकेडमी से पास आउट होने से पहले कि हु इज गोइंग वेयर, यानी तुमने ट्रेनिंग कर ली भारत के किस सरहद पर, तुम 8000 किलोमीटर के किस पैच पे नौकरी करोगे 1 महीने बाद, वो बताया जा रहा था। तो डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था। तो हम 3 बैचमेट जिनका चेस्ट नंबर सीरियल से 54, 55, 56 था, तीनों को बाड़मेर मिला। इसकी खुशी कम थी, हम तीनों एक जगह जा रहे हैं इसकी खुशी बहुत ज्यादा थी कि आवर ट्रेनिंग पीरियड camaraderie एंड फ्रेंडशिप इज गोइंग टू कंटिन्यू देयर आल्सो। जब बाड़मेर हम पहुंचे
तो जोधपुर के बाद से ही हमको लगने लगा शायद यही बॉर्डर है। और आम भारतीय को जब जोधपुर से जैसलमेर बाड़मेर की तरफ ट्रेन या कार से जाता होगा तो शायद उसको भी यही लगता होगा आज के तारीख में कि यही मरुस्थल है, बट मरुस्थल वहां नहीं था। वहां से 4.5 घंटे की ट्रेन बाड़मेर ले जाती है। बाड़मेर हम उतरते हैं, पत्थर के रेल स्टेशन पर काले रंग से स्टेशन का नाम लिखा है। डिग्निटी एंड पोजीशन वाइज बाहर एक पेट्रोल जीप, लाल सीट कवर ओवर लगाए, बड़े स्टाइलिश एक जीप आती है कि भाई इसमें आपको चलना है। तो पहली बार फील होता है कि, और सिमिलर जीप उन दोनों बटालियनों से उन दोनों अफसरों के लिए भी आई थी। तो रेलवे स्टेशन पर 3 जीप लाइन से लगी हुई, तो उसमें बैठ के पहली बार भारत सरकार की पोजीशन का एहसास हुआ कि दे टुक केयर ऑफ योर पोजीशन, योर बीइंग एन ऑफिसर इन बीएसएफ बाय वेलकमिंग यू in a government vehicle. Yeah, placing a government vehicle of that quality at railway station. तो थोड़ा हम एक दूसरे से अलग फील किए कि भाई है तो It's a moment of pride. यस। वहां से करीब 10 मिनट पे तो बटालियन हेडक्वार्टर था। रेत में टायर घुसाते हुए गाड़ी गई, तो हमने बोला बड़ा रेत है यहाँ। तो ड्राइवर ने बोला था रेत अभी यहाँ से नहीं शुरू हुई है। अच्छा, तो बटालियन में गए। बटालियन में हम लोगों का जैसे एक सिस्टम होता है अपने अपने बटालियन में, शाम को हम लोग मैग्नेटो काला फोन घुमा के आपस में बात कर लेते थे। एनीवे, उसके बाद बॉर्डर की लाइफ शुरू हुई। 156 किलोमीटर वहां से जैसलमेर है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी गाड़ी में मुझको वो जैसलमेर ले गए। तो मैंने सोचा बटालियन तो बाड़मेर में है, ये जैसलमेर हम क्यों जा रहे हैं? कहे हो तो बाड़मेर में, सीमा रेखा आपकी जैसलमेर एरिया के सामने है सी। अच्छा, तो नहीं, तुमने कहा ठीक है यही बॉर्डर होगा। तो बताया गया अभी नहीं बॉर्डर है यहाँ। जैसलमेर से 40 किलोमीटर हम सम गए, SAM, जहाँ डेजर्ट फेस्टिवल लगता है। सम कोर डेजर्ट था उस समय, आज के तारीख में तो सम को इन्होंने 5 स्टार फैसिलिटी कर दिया है। वो सब यूरोपियन पैटर्न के टेंट्स और वेरी लग्जरी होटल टेंट्स एंड ऑल। वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बरामदे में हमारी चारपाई लगी, लालटेन जली, मोमबत्ती जली, रात को सोए, कोई प्लेस नहीं था। मॉर्निंग में मोमबत्ती की लाइट में शेव किया और ये हुआ कि अब बॉर्डर चलना है। दिमाग में नहीं आता था बॉर्डर आएगा कब। तो वहाँ से 60 किलोमीटर हम लोग मूव किए। पहली जिप्सी मारुति की आई थी कमांडिंग अफसर के जिप्सी में। मुझे बाद में पता लगा कि जिप्सी में आने की लग्जरी आज ही बस है, क्योंकि उनके साथ गाड़ी चली जाएगी और आपके लिए ऊंट है, जो 12-13 ऊंट खड़े हैं, यही आपके जहाज है। पोस्ट पे चले गए और फिर हमने डेजर्ट देखा, मरुस्थल थार का, जहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट लाइफ, वेरी हार्ड लाइफ। एम्यूनिटी वाइज गांव से तुम परेशानी से निकले ही थे, लेकिन जो एक्चुअल बॉर्डर था, उस बॉर्डर में बीएसएफ की अफसरी के अलावा सारी वो परेशानियां थी जो हमने देखी थी। वहां पानी की परेशानी थी, ये सैंड की परेशानी। फिर आपको ऐसा लगा कि ये हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन सम वे इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस? पता नहीं क्यों अफसर बनने और उस पोजीशन पर पहुंचने की खुशी ज्यादा थी कि शायद यही रास्ता है, और वो एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, तो उसको तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। दैट्स व्हाई आई बिकेम अ हार्डन्ड कैमल राइडर। मैं ऊंट बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा किया प्रोफेशनली। ये वो फेज था जब ये गांव में थी। बेटा मेरा ग्रो करना शुरू कर दिया। बेटा उस समय करीब 1.5 साल का हो गया था, 1.25 साल का। छुट्टी उट्टी जाते थे तो भेंट फाट हो जाती थी। तो मैंने वहां से शुरू किया नौकरी। 88, 89, 90, 91, 92। तो 92 में जाके मेरी पोस्टिंग जोधपुर हुई। जोधपुर हुई वो बड़े इत्तेफाक से। एनीवे, मैं जोधपुर आया, तब तक भी ये पूरे बाड़मेर का पीरियड खत्म हो गया। ये मेरे को ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि मैं बाद में रियलाइज किया कि ज्वाइन करने का मैं स्कोप निकाल सकता था, लेकिन मुझे लगता था शायद मैं ये निकालूं तो कोई बात ना हो जाए, मैं लाऊं, क्वार्टर लूं, रखूं, फिर मैं बॉर्डर चला जाऊं। यहाँ वाइफ कैसे सस्टेन करेंगी, उनको फोर्स की कल्चर नहीं पता, कैंपस लाइफ नहीं पता, सपोर्ट सिस्टम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बच्चा 1-1.25 साल का है। तो मैं डिले करता रहा। लॉजिस्टिकली चैलेंजेस थे। हालांकि नौकरी के लेटर पार्ट में ऐसे लोगों को मैं ही एकोमोडेट किया। अरे क्यों नहीं परिवार ला रहे हो यार,
अरे सो व्हाट, यू ब्रिंग योर फैमिली। कश्मीर के चैलेंजिंग सिचुएशन में कहता था नो 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 ले आओ। कंपनी कौन है? काकापुरा, पुलवामा, अनंतनाग, अरे नहीं वहीं रखो। तो डीप एरियाज फिर मैं सोचता था यार मैं तभी कर तो सकता था, लेकिन वो टाइम निकल चुका था। वो इंसान हाइंडसाइड में सोचता है ना कि ये मैं आई कुड हैव और आई शुड हैव। 92 में जब मैं जोधपुर आया तो मुझे टाइप 4 घर अलॉट हुआ, तो मैंने सोचा कि यहाँ तो जोधपुर तो पीसफुल जगह है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये 1 अप्रैल 1992 को ये मुझे ज्वाइन करी, जबकि मेरा बेटा 4.5 ईयर्स का हो चुका था। 4.5 ईयर्स का। आज के तारीख में मेरा ग्रैंडसन 4 कंप्लीट किया है और 2 साल से स्कूल में है, 1.5 साल से तो है ही है। लेकिन मेरा बेटा उस समय 4.5 साल तक का होके भी स्कूल नहीं गया था, और बेटी 2 साल की हो चुकी थी। तो आई तो जोधपुर में मैं सबसे पहले ले गया एक सेंट एंथोनी, सेंट पॉल ले गई है। सेंट पॉल में ले जाने के लिए भी जब ले गई तब तक मैं हैदराबाद चला गया कोर्स में। तो हमारे एक दूसरे कोलीग इनको गाड़ी में लेके गए एडमिशन के लिए, वहां से वापस आए, सेंट एंथोनी में ले गए। उन्होंने बोला बच्चे को तो कुछ नहीं पता है, कैसे करें इसको, कुछ इसको बेसिक चीज नहीं पता है। तो एक टीचर उसमें, वो ये ज्यादा अच्छा बताएंगे, एक कोई टीचर आई, बोली कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल ब्रिंग द चाइल्ड टू योर रिक्विजिट लेवल, आप एडमिशन ले लो। वो चीज इनको ज्यादा पता है, क्योंकि जब हम गए ना जोधपुर तो बच्चे को उसकी हाइट वगैरह लंबा था, तो 4.5 साल का हो भी गया, तो उसको ये तो चले गए हैदराबाद, उसका एडमिशन का टाइम। तो एक मिस्टर यादव थे, सिंहरण यादव, अब वो नहीं है। He died in terrorist attack in Assam. तो वो वहाँ पे तो वो अपनी गाड़ी में हमें बिठाए और जोधपुर के 4-5 स्कूलों में ले गए। तो जब भी प्रिंसिपल के पास गए तो इसको कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि हम गांव से निकले थे, इसे कुछ ABCD कुछ भी नहीं। प्यार दुलार तो खूब था इसका, लेकिन एजुकेशन लाइन में कहीं, अब गांव में कौन है? दादाजी की साइकिल पे जाता था, हाँ, झोला लेके पीछे बिठा ले जाते, तो वही कुशल दुबे। अब उसको अच्छा, हाँ, अब उसको लोग देखते थे कि इतना बड़ा बच्चा है, 4.5 साल का हो गया, इसे तो कुछ, तो किस में लें इसको? KG नर्सरी, उसमें KG मिलने तो बड़ा हो जाएगा, नर्सरी के लिए नर्सरी मिलने तो बड़ा है, उसके लिए छोटा है। हाँ छोटा, मतलब बहुत। फिर कहीं नहीं हुआ उनका एडमिशन। तो इनके कैंपस में एक प्राइमरी स्कूल था, जो BSF कैंपस, उसमें क्रिश्चियन थी, थोड़ी विकलांग थी, सिस्टर मतलब टीचर थी उसमें प्राइमरी स्कूल में। तो वो फिर वो साइमन, जो कौन सा जगह था, पावटा, जोधपुर, पावटा, हाँ, सेंट एंथनी स्कूल में वो हमको ले गए। तो वो मैं इतना दुखी, मैं मिस्टर यादव को बोलती थी कि यादव साहब, लग रहा है इसका एडमिशन कहीं होगा नहीं, कैसे इसको पढ़ाएंगे। फिर वो टीचर बोली चलो हम कराते हैं इसका, अगर कहीं नहीं हो रहा है। मतलब पूरा दिन हम घूमे। फिर शाम को मुझे याद है 4 बज रहा था, हम गए, तो हम घर से निकल गए थे 8 बजे। फिर शाम को 4 बजे में वो बोले कि सर चलिए वहाँ चलते हैं। फिर उनके प्रिंसिपल के पास नहीं, तो वो इसको देखते थे, फिर सोचते थे कुछ, इसका शक्ल देखते थे, सोचते थे। तो वो बोले कि सर आप इस बच्चे को ले लीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ, मैं इसको पढ़ाऊँगी, इसको मैं आपके यहाँ पढ़ेगा और सही हो जाएगा ये। फिर उन्होंने अच्छा ओके, अच्छा आप करेंगी तो ठीक है, हम ले लेते हैं, बट हमको लग नहीं रहा है कि मैं इसको किस में रखूं, प्रेप क्लास में रखूं, तो ये बड़ा है। तो ऐसे करते करते मतलब ले लिया एडमिशन। तो अच्छा किया, होशियार तो था, होशियार था, और अभी भी अच्छा ही कर रहा है जहाँ पे है जॉब में। वो पहला एडमिशन का फेज था। सर ये जैसे वो पोस्टिंग के चक्कर में उसका एडमिशन नहीं हुआ आपके बेटे का, तो 4.5-5 साल तक वो नई स्कूल में जा पाया। ये एक पेरेंट के लिए अपने में ही बहुत बड़ा प्रेशर है कि क्या करेंगे, 5 साल का बच्चा हो गया, स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो मेरे को तो ये चीज था, ये बाद में वो चीज कहती थी, तो मैं भी थोड़ा खराब फील करता था। फिर कहती थी तो बच्चों के दिमाग में भी कहीं न कहीं ये चीज बैठ गई थी कि पापा लगता है उस स्टेज में उन्होंने उतना मतलब उतनी मशक्कत नहीं की या टाइमली नहीं किए, उनके दिमाग में चीज बैठ जाती शुरू में।
ये अलग बात है कि आज के स्टेज में कुछ भी नहीं है, बट इनिशियली तो Back बच्चों then. के दिमाग में भी बैठती है नहीं, ना कभी बात। कभी वो कहते भी हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ, मैंने कहा देखो तुम लोग चाहे हम गांव से निकले चाहे जैसे भी रहे, जो भी शुरू के परेशानियों में रहे, लेकिन अब जैसे कोई बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के और उसको ड्यू में पढ़ रहा है तो कौन पूछता है कि आप किस कॉलेज किस स्कूल से पढ़े हो क्या है। तो मैंने यही बोलती हूँ बच्चों से, मैंने कहा तुम लोग वो चीजों को भूल जाओगे। वो बोलते हैं सब कि पापा इतना ध्यान नहीं दिए, पापा ज्यादा अपनी नौकरी में ही बिजी रहे। मैंने कहा पापा का इंटेंशन तो खराब नहीं था, अब चूंकि पापा के ऊपर बहुत सारे लोड थे, बहुत सारी तो वहां से कुछ बिहार जब सिलीगुड़ी गए तो वहां भी 1.5 महीने के अंदर 3 स्कूल चेंज किए। फैमिली वे में थी, तीसरा वे भी था, कुछ बिहार में एडमिशन कराया, ड्रेस खरीदा, बुक ली, तब तक कॉल आ गया कि आपको कश्मीर जाना है। सिलीगुड़ी आए, ये फैमिली वे में थी, कुछ बिहार से सिलीगुड़ी लाए कैसे। तुम्हारे डीआईजी थे मिस्टर एस एस कोठियाल, वो बोले कि दुबे ये ट्रेन से जाएगी तुम्हारी वाइफ, इसके साथ एक नर्सिंग असिस्टेंट जाएगा ट्रेंड, अगर ट्रेन में डिलीवरी हो गई तो ही विल टेक केयर। सोचिए, मैं आगे सिलीगुड़ी, ये पीछे से आई, ट्रेन में पहुंच गई, हैप्पीली आने के करीब 1 हफ्ता बाद इन्हें एडमिट करना पड़ा। तो अभी भी मुझे याद है कि उन्होंने बात बोली थी, तू चिंता मत कर, जैसे दुबे के साथ नर्सिंग असिस्टेंट जाएगा, कोई इमरजेंसी होगी वो हैंडल कर लेगा। मिलने आई थी, पूरा मिलने आई फ्रेश हो थी। गया। मैम मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, आप जो बात कर रहे थे, आपने बोला कि मैंने बच्चों को बोला, जैसे आपके बच्चों ने बोला कि सर पापा ने ध्यान नहीं दिया, तो आपने बोला कि नहीं ऐसा उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया। तो आप एक औरत की मजबूरी समझिए कि वो पति को भी डिफेंड कर रही है हाँ, ये तो बात और सही है। उसको उसके रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, उससे लड़ेगी बेडरूम में कि तुमने ये नहीं किया, बट उसके रिस्पेक्ट पे आंच नहीं आने देगी। वेरी करती ट्रू, हूँ। वेरी ट्रू। मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि तुम लोग उस चीज को, मतलब ठीक है जब हुआ जो हम लोग ऐसे रहे, एक तो ऐसी नौकरी थी, भाग दौड़ पोस्टिंग, हमेशा समझ में नहीं आता कहाँ रहे, मैं ससुराल में रहे, क्या करें, ये सब गिरते पड़ते सब कुछ, बच्चे यहाँ तक पहुंच गए, सब अपना अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छे से सब कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब तो हो ही गया ना, पापा कोई जानबूझ के ये सब नहीं किया। अल्टीमेटली शी डिफेंड्स मी, दैट इज और सब वो भी कहते हैं, वो भी हंसते हैं सब, मतलब सीरियसली नहीं बोलते हैं कि नहीं मेरे पापा ऐसे क्यों किए। बल्कि ये वर्ड बोलते हैं मम्मी पक्की वोट है पापा की। बट सर वैसे ही होती है हेल्दी रिलेशनशिप, that is जो भी हो आप दोनों एक हो, you're one unit, दैट इज ट्रू। it's we against the world. अगर 1 यूनिट है तो वो 10 यूनिट को संभाल लेता है। Absolutely. बहुत जरूरी है। फिर तो फायदा क्या है ये बताओ, फिर अपना यही तो संस्कार है हम लोगों का कि भाई एक बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना हस्बैंड वाइफ में, नहीं तो फिर क्या फायदा है, फिर कंपेनियनशिप ही तो शादी होती है, वरना तो रूममेट्स की तरह तो रहते ही हैं लोग। सर मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि 2003 में आप किसी इवेंट में थे और आपको किसी लेडी ने टिप ऑफ किया था गाजी बाबा के बारे में, ताहिराना नदीम जो उनका असली नाम था, तो और वो जो टिप ऑफ था वो सच निकला। तो सर कैसे आप एज एन ऑफिसर ये गेज करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है? इज इट प्योर इंट्यूशन, गट या फिर एक्सपीरियंस? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कभी टिप ऑफ गलत निकले होंगे, तो सर कैसा था वो एक्सपीरियंस? एक्चुअली जो काजी बाबा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो टिप ऑफ लेडी के जरिए नहीं मिला था। अच्छा। लेडी के जरिए जो टिप ऑफ मिला था वो दूसरे ऑपरेशन के बारे में मिला था, तो वो सही निकला था। ओके। ये एरिया था अली कदल, कश्मीर में अल कदल बोलते हैं। अली कदल, वहाँ मेरे अल कदल वहाँ के नान के रहते थे कुछ साइड। अल कदल एरिया में डाउनटाउन का पार्ट था और हमारा डिप्लॉयमेंट था। उस एरिया में नाइट में एक लेडी का फोन आया मेरे कमांडिंग ऑफिसर के पास और उन्होंने बोला तुम फटाफट तैयार हो जाओ, क्या करना है? बोले तैयार हो जाओ। तो मैं तैयार हुआ, ट्रूपर लेके हम लोग पहुंचे एंड वी वर सो लकी, वी फाउंड अ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट अलाइव। उसको फर्स्ट फ्लोर से हमने सोए पकड़ा और सियालकोट का रहने वाला था, उस पाकिस्तानी को पकड़ा और बाद में एक पाकिस्तानी और एब्सकॉन्ड कर रहा था जिसे हम नहीं पकड़ पाए। उसको कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी के पास था जो मैं नहीं कह रहा हूँ अभी। हम लेडी एक्सपोज हो गई और अनफॉर्चुनेटली शी वाज किल्ड बाय द मिलिटेंट। यस, तो ऐसे टाइम में आपको बहुत दुख भी होता है। तो उसके बेटे को फिर हम लोगों ने जो सपोर्ट करना था किया। दुख ही होता है कि
ये कहना बड़ा आसान है कि खबर ही नहीं होते, बड़ा कहना आसान है कि इन्फॉर्मर्स की बड़ी क्राइसिस है, लेकिन कश्मीर में कोई ह्यूमन इन्फॉर्मर अगर आपको हेल्प कर रहा है तो ये एस्पेक्ट भी समझना बड़ा जरूरी है सर कि उनकी क्या नीड होती है? उनकी नीड कुछ 2-3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी तो ये होती है कि आउट ऑफ ए गुडविल, आउट ऑफ फ्रेंडशिप लोग टर्न होते हैं, टर्न होते हैं, उनके अंदर एक इंथुजियाज्म होता है कि इनकी मैं हेल्प करता हूँ। ऐसे लोग मैंने वहां देखे हैं जो आपके पर्सनल रेपो, पर्सनल फ्रेंडशिप, पर्सनल कंडक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होके वो शेयर कर देते हैं। दूसरा एक ग्रुप होता है पैसा, यानी मनी इज अ बिग इंसेंटिव फॉर देम, और जो कि खराब भी नहीं है। इफ फॉर द सेक ऑफ मनी समबडी इज गिविंग इंफॉर्मेशन, इट्स वेलकम। तो पैसा सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है एग्रीव्ड, एनी पर्सन, एनी लेडी, एनी फैमिली। कई बार देखा कि जमीर सबको हिट करता है। कुछ एक फैमिली में देखा कि उनके यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट यूज टू डू लॉट ऑफ नॉनसेंस, तो वो फैमिली एक लेवल के बाद दे आर नॉट एबल टू टेक इट ऑन, सो दे समहाउ दे शेयर द इंफॉर्मेशन। हालांकि ऐसे चीजों में खतरा भी रहता है कि फैमिली ट्रैप हो जाएगी, पूरे मकान जल जाएंगे, इनकाउंटर होगा तो उनका कोलेटरल डैमेज होगा। तो ये भी एक कैटेगरी है जिसमें कि लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। एक बार एक लेडी का फोन आया कि आप टीआरसी पे मिलो, वो बुर्का में थी। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हु द पर्सन, कॉलर किसने कॉल किया, मोबाइल तो होता नहीं था। मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूं, ठीक है, फॉलो करना था। मेरा साथ ये था कि कई बार लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है। मैं सारे इंफॉर्मेशन चेज करता था। बाद में एक और कंक्लूजन निकाला मैंने कि द मोर यू चेज द इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन कम्स मैथमेटिकली। ओके, अगर आप इंफॉर्मेशन को चेज करना बंद कर दो, या मिलिटेंट्स भी कभी-कभी करते हैं ऐसा, दे प्लांट दे प्लांट समबडी कि Yes, आपको they also डिस्ट्रैक्ट do. करें। हाँ जी, They also do, and significant number of informers are basically double crosser. उनका भी Double agents. यस, उनका भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में पैठ होती है। बट ये बड़ा विट्स का गेम है। टेररिस्ट भी उनको टेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट भी करते हैं। हम भी टेस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। बड़ा एक शहमात का खेल है। इसमें ये बड़ा कहना, एक लाइन ड्रा करना बड़ा मुश्किल है कि these are the standard QR informant must have, and this is the standard SOP which law enforcement agency to follow. your judgment becomes very sharp. Yes, it becomes. So I think it starts giving indications. Absolutely कि टेररिस्ट को एक ही बार जीतना है और हमें हर बार जीतना है। True that ये बड़ा ही एक established saying है कि terrorist has to be lucky only once. True. उसको एक बार कामयाब होना है, whereas you have to be lucky every day. आप 365 दिन सतर्क रहते हो कि कोई ब्लास्ट ना हो। तो फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके अलावा, इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू शेयर? मैं पब्लिकली थोड़ी पब्लिक डोमेन में भी राजौरी कदल एरिया और आर्मी एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी